दोस्तों वीनू इंफोटेनमेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप जैसा कि जानते हैं कि देश अभी अग्निपथ योजना आने के बाद जिसके थ्रू की सेना की भर्ती होनी है, पूरा देश एक तरह से जल रहा है। यह एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट है या एक एक्सटेम्पोर अचानक से हो जाने वाला प्रोटेस्ट है, ये तो अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर मीडिया के रोल को पिछले कुछ 10 दिनों में देखें तो आपको एक डिज़ाइन इसके पीछे ज़रूर दिखेगा कि छात्र जो कि नौकरी ना मिलने के चलते ऑलरेडी कुंठित हैं, उनके समस्याओं को आप समझ सकते हैं। उन समस्याओं के होने पर केवल आग में घी डालने का काम है जो कि मीडिया कर रही है। और मीडिया हर संभव ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से मोदी सरकार को मौका मिलते ही किस तरह से पछाड़ने का काम किया जाए। अगर आपको याद हो तो किसान आंदोलन के समय भी हमने मीडिया के रोल को देखा था, और जो लोग मुखातिब थे, जो लोग मीडिया में प्रखर रूप से मोदी सरकार की निंदा कर रहे थे, अभी हाल ही में हमने ललन टॉप जैसे चर्चित डिजिटल मीडिया पर उनको डिबेट करते देखा। और मुझे हंसने से अपने आप को मैं रोक नहीं पाया कि ये वही जर्नलिस्ट थे जो कि आज कहते हैं कि किसानों के लिए लाए गए ये कानून काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अगर आपको वो ट्रैक्टर वाली घटना, लाल किले की घटना याद हो, तो वही मीडिया वाले लोग किस तरह से उस पूरे माहौल को बिगाड़ने का काम किए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अंततः सरकार को अपनी कानून वापस लेनी पड़ी। और जब सरकार को एक अच्छे कानून वापस लेना पड़े तो देश हित तो जाती है भाड़ में, देश हित जाती है तेल लेने के लिए। और उनका जो आत्मा है वो संतृप्त हो जाता है और उनको लगता है कि चलो, मोदी को मैं इलेक्शन में तो नहीं हरा पाया, कम से कम सरकार को फोर्स तो किया कि वो अपनी एक कानून को वापस ले ले, और उससे दिल को सुकून और शांति पहुंचता है। ऐसा ही आजकल मीडिया का रोल है। और अगर किसी मीडिया वाले ने उस कानून को उस स्थिति में, जबकि ये मीडिया वाले उनके एंटी चल रहे हों, अगर आप उनके पक्ष में कुछ बोलते हैं तो आपको गोदी मीडिया कह करके संबोधित किया जाएगा। तो मीडिया तो दो धड़े में बढ़ा है, लेकिन सौभाग्य है कि मैं आज मीडिया में नहीं हूँ। मैं अपना मंतव्य आपके सामने बहुत बेबाकी से रख सकता हूँ और आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो सेना का जो अग्निपथ योजना आया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि देश में कई सारी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, खास करके कांग्रेस रूल स्टेट में, और जो बिहार में तो ऐसी भी मानी जा रही हैं कि जो सत्तासीन एक पार्टी है, उसका कहीं ना कहीं रोल जो है वो शंका के दायरे में दिखता है। सच क्या है ये तो कहना अलग है, लेकिन जो परसेप्शन बन रहा है कि पीछे से इन दंगाइयों को एक तरह से सह मिल रही है। और पक्ष और विपक्ष, पहली बार ऐसी स्थिति है कि पक्ष और विपक्ष दोनों का ही सहयोग इन विद्यार्थियों को मिल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब तीनों सेना के अध्यक्ष और एडीएस ने आकर के मीडिया को एक साथ संबोधित किया तो उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बात बोली। अगर आप छात्र हैं जो कि देश की सेना बनना चाहते हैं, एक अनुशासित कैडर के रूप में आपको जाना पड़ेगा वहाँ पे। और जब आप अनुशासन को तोड़ते हैं और देश में दंगा और फसाद करते हैं तो आपकी नौकरी परमानेंट रूप से न मिलने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं। क्या इसी के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और क्या इसी के लिए आप इतने दिनों से दौड़ करके शारीरिक रूप से अपने आप को सेना भर्ती होने के लिए और देश सेवा करने के लिए तैयार कर रहे हैं? सिर्फ दो प्रश्न सोचने का है। जो मैंने सेना के अध्यक्ष को सुना है उसके आधार पर मैं काफ़ी लेट से आपको ये संबोधित कर रहा हूँ। और सेना के जो अध्यक्षों को मैंने सुना, उन्होंने कुछ बहुत ही कड़वे सच को सामने रखा, जिनको कि मीडिया वाले आपको नहीं बताते हैं। और वो मीडिया वाले आपको तरह तरह से आप कैसे भड़क सकते हैं, कैसे आपकी आत्मा में जहर फैलाई जा सकती है, कैसे आपके तन मन को दूषित किया जा सकता है, उसका भरपूर प्रयास करते हैं। अगर आपने सेना को सुना हो तो आपको याद होगा कि 17,500 सैनिक, जिसमें कि ऑफिसर रैंक होते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से हर साल वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं। क्या वो ये सोचते हैं क्या कि उनको 15 साल नौकरी करनी चाहिए या 20 साल नौकरी करनी चाहिए या 17 साल नौकरी करनी चाहिए? और क्या वो ये सोचते हैं कि ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं उसके बाद वो क्या करेंगे? ठीक उसी तरह से जैसा कि सरकार ने आपको भरोसा दिया है, विद्यार्थियों को भरोसा दिया है कि आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, उसी तरह का आरक्षण का लाभ वो लेंगे।
जब आप कोई 8 साल में छोड़ देता है, कोई 7 साल में छोड़ देता है, कोई 10 साल में छोड़ देता है, उसके बाद तो उसे प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है या सरकार की उन विभिन्न योजनाओं में जहाँ की उनको आरक्षण का लाभ मिलता है, वहीं जाकर के उनको अपनी जीवन यापन करनी पड़ती है और नौकरी कर पैसे कमाने पड़ते हैं। इस सत्य से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? अब जो दूसरा प्रश्न सामने आ रहा है, दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आपके देश के सेना को जवान होना चाहिए या नहीं? दूसरा फैक्ट जो सेना के अध्यक्षों ने बताया है, उन्होंने कहा कि जब नेपाल लद्दाख जैसे जगह पे आपकी पोस्टिंग होती है, तो जो उम्र दराज लोग होते हैं, 30 प्लस लोग होते हैं, उनके हाथ पांव कटने की स्थिति ज़्यादा होती है और उनको तरह तरह की बीमारियां ऐसे ठंडे जगह पे पड़ती हैं। ऐसे ठंडे जगह की पोस्टिंग के लिए गर्म खून की जरूरत है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया में सेना को जवान बनाने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि जवान जब आप होते हैं तो आपको देश के लिए समर्पण होता है, आप में जज्बा होता है, आप अनुशासित होते हैं और देश के लिए कुछ कर गुजरने का आप में जज्बा होता है। इसी जज्बे का नाम तो सेना है। सेना अगर असुरक्षित रहे, सेना अगर अनुशासनहीन बन जाए और ये सोचे कि बॉर्डर पे वो एक दिन कह दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो क्या होगा? हम आप कैसे सुरक्षित रहेंगे? हम आपकी सुरक्षा उसी विद्यार्थी पे पड़ता है। और क्या वो सिर्फ 15 साल नौकरी कर लेंगे, उसके बाद उन्हें घर नहीं आना पड़ेगा क्या? उनके बाद उनको दूसरी नौकरी में नहीं जानी पड़ेगी क्या? आप इस सरकार की जो अभी नई योजना आई है, इस योजना को आप नौकरी के रूप में लेते ही क्यों हैं? आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं देखते हैं कि 4 साल का आपके पास अप्रेंटिसशिप मिल रहा है और उसमें आपको 3 लाख रुपए साल के मिलेंगे और उसके अलावा आपको जब आप 4 साल के बाद नौकरी छोड़ के जाएंगे 11 लाख मिलेंगे। कुल मिलाकर के कोई इसको 20 लाख मिलता है, कोई इसको 11 लाख बोलता है। ये इंटरप्रिटेशन का खेल है। कभी भी आप ऐसे जर्नलिस्टों के चक्कर में ना फंसे। आप इसको ये सोचें कि आपको शारीरिक रूप से एक अच्छी खासी आर्मी की ट्रेनिंग मिलती है, 12वीं क्लास का आपको सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद कई सारी सरकार, और अब तो आपने देखा होगा कि महिंद्रा जैसी कंपनी के सीईओ जो आनंद महिंद्रा जी, उन्होंने कह दिया कि हम भी आरक्षण देंगे और वो दिन दूर नहीं कि आप देखेंगे 1 महीना 2 महीने के अंदर लगभग प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी बड़ी कंपनी है वो आपके लिए आरक्षण की व्यवस्था और आपके लिए प्रायोरिटी नौकरी पे दे के लाएगा। और वो क्यों न लाए? क्योंकि आप सबसे सुसंगठित, सबसे सुडौल और शारीरिक रूप से सबसे सक्षम व्यक्ति बनकर तैयार होकर के सैनिक की ट्रेनिंग लेकर के आप आएंगे। तो जब आपके 12वीं क्लास की लायक की नौकरी ढूंढी जाएगी, जहाँ पे कि एक तरह से आप समझिए कि लेबर इंटेंसिव जॉब होगा, उस जॉब के लिए आप शारीरिक रूप से कितने स्वस्थ हैं, यही तो बैरोमीटर होगा नौकरी देने का। तो उस स्थिति में आपके लिए नौकरी का आयाम जरूर खुलेगा और ना भी अगर खुले तो सरकार आपको कई सारे स्किल बेस्ड वहाँ पे ट्रेनिंग देगी। और एक अगर आपको पैसा मिलता है, अभी आप बैंक से जब लोन लेने जाते हैं तो आपको कोलेट्रल देना पड़ेगा और आप जा करके देखिए कि 11 लाख से 15 लाख रुपए लोन लेने में आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, चाहे सरकार की योजना कितनी हो और आपके सामने किसी भी तरह से उसको प्रेजेंट करे। लेकिन आप जब लोन लेने जाएंगे तो बैंक उतनी आसानी से आपको लोन नहीं देगा। लेकिन यहाँ तो सरकार एक तरह से गारंटी आपको कह रही है कि अगर आप वापस आते हैं तो आपको हम इतने लाख रुपए देंगे। और इसके अलावा जो सेना को, अगर आपको याद हो, सेना अध्यक्ष ने बिल्कुल कैटेगरिकल टर्म में कहा है कि एक बार जो मेरा सैनिक बन जाता है, जो हमारी संस्था का सदस्य बन जाता है, उसके साथ हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाता है, यानी नाभि का नस हमारे साथ उनके साथ जुड़ जाता है और हम एक बार जिससे जुड़ जाते हैं, जीवन के अंतिम सांस तक उनके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो ये सैनिक, आप जैसे तीसरी बात उन्होंने जो बताया कि 84 ईस्वी से इस पर प्रयास किया जा रहा है कि कैसे सैनिक को नौजवान बनाया जाए। ये मोदी सरकार रहे या ना रहे, ये प्रक्रिया तो चलेगी। ये आप मान के चलें, आज आपके साथ कांग्रेसी खड़े हो सकते हैं, मार्क्सिस्ट खड़े हो सकते हैं, कई और लोग खड़े हो सकते हैं, वो सब आपको सिर्फ बरगलाएंगे और आपके सामने जो एवेन्यूज, नौकरी की एवेन्यूज आ रही हैं, उससे आपको दूर करेंगे। अगर आप इजराइल, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सब जगह के सैनिकों को देखें तो ये रिफॉर्म ऑलमोस्ट ग्लोब के सारे हिस्से में चल रही है। इस रिफॉर्म से आप अपने आप को कैसे किनारे रख सकते हैं? और जो नेक्स्ट वॉर होना है, आप ये भूल जाएं कि 1941 ईस्वी का गन लेकर के आप बॉर्डर पे जाएंगे और आप युद्ध करेंगे।
war is becoming very complex. Now there will be cyber war, now there will be space war, now there will be use of missile, now there will be use of drone, and new technology will run the show. Means all the war will be fought on the basis of new technologies. And how do you think a 10th class pass boy will operate this technology if they are old? New generation boy will definitely have access to this technology, क्योंकि आप जन्म से ही इस तरह के टेक्नोलॉजी के साथ ऑपरेट करते हैं। आप गेम भी खेलते हैं, मोबाइल खेलते हैं, सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं, कई सारे व्हाट्सअप, फेसबुक, कई सारे जगह पे जुड़ते हैं। तो आपको ये है ना, इन तरह के टेक्नोलॉजी और इस तरह का जो वॉरफेयर होगा, वॉर गेम होगा, उसमें आपको ट्रेनिंग देगा, जिसके लिए कि पुराने सैनिक सक्षम नहीं है, जो कि 8वीं 9वीं क्लास पास कर किसी तरह से आ गए, उनको आप टेक्नोलॉजी नहीं समझा सकते। तो सेना में ये रिफॉर्म तो होना तय है, चाहे आप अपनी करियर को झंड करना चाहें, आप अपने करियर को डैमेज करना चाहें, ये कोई मोदी सरकार की योजना नहीं है। ये विगत कई वर्षों से कई सारी सरकार अलग अलग स्तरों पे जो फौज में रिफॉर्म कर रही हैं, उसके लिए योजना है। और एक तरह से आपको शारीरिक रूप से तैयार करके, एक तरह से आप समझिए कि आपको अप्रेंटिस दी जा रही है, और आप फिर से आकर के सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 17 साल से 21 साल के बीच अगर आप भर्ती होते हैं और 4 साल में अगर आप नौकरी करके वापस आते हैं, तो आपका उम्र 25 साल होता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को देखें, तो आप देखेंगे कि वो 30 साल तक तैयारी करते रहते हैं। और यहाँ तक कि बैंकिंग और अदर सेक्टर की जॉब करने वाले भी 25, 26, 27 साल तक ट्रेनिंग, 28 साल तक एग्जाम देते रहते हैं। और जितने भी यूडीसी और अपर डिवीजन क्लर्क है या सेना है, उस सब जगह आपको नौकरी की सहूलियत मिलती है। तो इसका मतलब वो नौकरी का रास्ता तो आपके लिए यूं ही खुला हुआ है। और क्या सोचें कि क्या 40,000 सैनिक अगर हर साल बहाली होता है, तो देश की जनसंख्या के हिसाब से इस एम्प्लॉयमेंट रेशियो को अगर आप काउंट करें, तो ये क्या है? क्या है ये तो कुछ भी नहीं है ना। जहाँ 14 लाख बच्चे हर साल मैट्रिक पास करते हैं, तो 14 लाख में अगर 40,000 को मिलता है, तो क्या 3% लोगों को नौकरी मिल रही है। 3% लोगों के लिए नौकरी अगर ये मिलती हैं, और ये नौकरी भी 15 साल के बाद फिर से आपको वापस आना पड़ता है। अब आपको 4 साल के बाद वापस आना पड़ेगा, और उसमें से 25% बच्चे 15 साल तक चले जाएंगे। लेकिन जब सेना से वॉलंटरी लोग रिटायर करते हैं, आप भी चाहेंगे कि 10 साल जब आपको हथियार उठाने पड़ेंगे, मिसाइल उठाने पड़ेंगे, कंधे पे बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, आप शारीरिक रूप से थकेंगे, तो आप भी चाहेंगे जल्दी से निकले। तो आपका कम से कम ये एक एग्जिट रूट तो खोलता है। तो इसलिए छात्रों, अगर आपको देश की सचमुच सेवा करनी है, तो किसने रोका? आप अच्छी ट्रेनिंग लीजिए और उस 25% का स्थान बनाइए। आप सोचिए कि वही 25% हम 4 साल के बाद हमको नौकरी मिलेगी। और अगर सेना में नहीं करना है, तो आप इसको एक शारीरिक ट्रेनिंग के रूप में देखिए, और उसके बाद आकर के आप प्राइवेट सेक्टर में आइए, अपना बिजनेस सेटअप करिए, क्योंकि भविष्य तो वही है। सारा का सारा डिसेंट्रलाइज हो रहा है, जो डिब्यूरोक्रेटाइज हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की नौकरी बढ़ेंगी। उसके लिए आपको स्किल बेस्ड तैयारी की ज़रूरत है। वो तैयारी उम्मीद करते हैं कि सरकार को ज़रूर इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि सेना बनने के साथ साथ इन बच्चों को हम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देंगे, और इंडस्ट्री के हिसाब से इनको कैटेगराइज करके कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग देंगे, ताकि आपकी एलिजिबिलिटी उन नौकरियों में भी अच्छी बन जाए। जैसा अभी सीआरपीएफ पैरामिलिट्री है, यहाँ पे तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा, कई स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस में भी मिलेगा, और उसके लिए आप शारीरिक रूप से सक्षम होंगे, तो आपको जाने का बेहतर मौका मिलेगा, क्योंकि आप फिजिकली ट्रेंड होंगे। आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जानेगा कि हाँ, ये आदमी ट्रेंड है। लेकिन उसके अलावा भी जब प्राइवेट सेक्टर में पहले से लोग आते हैं, आप भी अपने आप को स्किल अपग्रेड करिए, और आप ये सोचिए कि एक तरह से सरकार आपको एक कैश दे रही है कि बच्चे अब अपना काम शुरू करिए और देश के आर्थिक विकास में योगदान करिए। जैसे आप उसको सुरक्षा में योगदान देना चाहते हैं, उसी तरह से देश को आर्थिक सुरक्षा देने में आप अपना योगदान करिए। उम्मीद करते हैं कि आपका अपना एक मत हो सकता है, आप हमारे मत से सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी सहमत हो सकते हैं, लेकिन आप सभी 17-18 साल के नौजवान हैं, आप समझदार हैं, आपको ज्ञान बांटने की ज़रूरत मुझे नहीं है। लेकिन जो ऐसे मीडिया वाले आपको भड़का रहे हैं,
वो कई सारे सच को कलई लगा करके, चश्मे में डाल करके आपको बताते हैं। आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें और सरकार की मंशा को समझें, आर्मी की मंशा को समझें, और आप ना भी समझेंगे तो आप 40,000 लोगों से ये देश नहीं चलेगी। सरकार इस पर आगे बढ़ेगी, और सरकार को अगर गुस्से में आएंगी तो अगले 5 साल और नौकरी नहीं लाएगा। जो भी नौकरी आपको मिलनी है वो नहीं। धन्यवाद।